नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भास्कर सैनी, अध्यापक सामाजिक विज्ञान, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज दनकौर से। आज हम विषय सामाजिक उपविषय में सामाजिक में भूगोल के पाठ 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों के साथ साथ विशालकाय जीव भी निवास करते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, इस पे छोटे जीव के साथ साथ बड़े जीव भी निवास करते हैं। पूरी पृथ्वी जो है हमारी जैव विविधताओं से भरी हुई है, यानी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जीवों में विविधता पाई जाती है। यहाँ पेड़ पौधे या जीव अनेक तरह के मिलते हैं हमारे इस पृथ्वी पर, और इन जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर मानव और सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े लघु बड़े जीवधारी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जितनी जो भी हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पर हमने छोटे जीव, मनुष्य के अलावा छोटे जीव, बड़े जीव और मीडियम यानी लघु जीव मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे जीव जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। आगे भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात यानी वनस्पति और प्राणी ये कैसे हैं? जैव विविधता के संदर्भ में भारत विश्व के प्रमुख देशों में सम्मिलित है। जो जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसमें भारत हमारे प्रमुख देशों में सम्मिलित है। यहाँ विश्व की समस्त जैव उपजातियों, विश्व की जो समस्त जैव उपजाति हैं, जितने पूरे विश्व में उपजाति पाई जाती हैं जीवों की, उसकी 8% संख्या भारत में, यानी कुल विश्व में जितनी जैव जीवों की उपजाति पाई जाती है उसकी 8%, यानी 16 लाख उपजातियां, जिनकी संख्या कितनी है? 16 लाख उपजातियां पाई जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारी, या स्तनधारी को लुप्त होने का खतरा है। स्तनधारी वो हैं जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, वो सारे स्तनधारी होते हैं। लुप्त होने का खतरा निकट है। इनमें जो मुख्य हैं वो है चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली उल्लू इनमें प्रमुख हैं। यानी जो हमारे भारत देश में जो अनुमान लगाया गया है उसमें 10% वनस्पति जात, 10% पेड़ पौधे और 20% स्तनधारी। स्तनधारी मतलब जो जानवर हैं, जंतु हैं, वो स्तनधारी लुप्त होने का उन पर खतरा है। इसमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली उल्लू इसमें प्रमुख हैं। आगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार, जो एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अनुसार, पौधों एवं प्राणियों को उनकी दशा के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी में विभक्त किया गया। यानी पौधे और प्राणी जो हैं उनको उनकी दशा, जैसी उनकी हालत है उसके अनुसार निम्नलिखित श्रेणी में विभक्त किया गया। सबसे पहला है इसमें सामान्य जाति। सामान्य जाति के जो पेड़ पौधे और पशु हैं वे वह जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ आदि। पशु मतलब आम पशु हैं, जैसे हमारी गाय भैंस हो गई और भेड़ बकरी, और इसके अलावा साल के वृक्ष हैं और चीड़ के वृक्ष। इनके लिए सामान्य जीवित रहने के लिए सामान्य स्थिति चाहिए होती है, तो ये सामान्य जाति के अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियाँ संकट जैसे कि जिनके ऊपर संकट है। किस चीज़ का संकट है? इन जातियों के ऊपर लुप्त होने का संकट है, यानी ये समाप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए इन्हें संकटग्रस्त जातियाँ कहा गया। जैसे इसमें जो प्रमुख हैं उनके नाम है काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर। तो ये जो है काला हिरण, ये भी लुप्त होने की इसकी कगार पर है, क्योंकि इसके जो जीवन यापन के अनुकूल जो दशाएं हैं वो समाप्त होती जा रही हैं मनुष्य के क्रियाकलाप के बाद। मगरमच्छ, भारतीय गधा, गैंडा और शेर पूंछ वाला बंदर भी इसकी श्रेणी में आते हैं। आगे सुभेद जातियां या सुभेद जातियां, ये जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि सुभेद जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है, घट इसलिए रही है क्योंकि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने की परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। जो इनके जीवित रहने के लिए, जो भी जीवन यापन के लिए जो इनको कंडीशंस चाहिए वो इनको नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए इनकी संख्या घटती जा रही है। अगर हम इसकी चीज़ को नहीं बदला तो यह है संकटग्रस्त प्रजातियों में सम्मिलित हो जाएंगे। जैसे नीली बहेल, गंगा नदी के डॉल्फिन इसमें प्रमुख आते हैं। दुर्लभ जातियाँ,
इन जातियों की संख्या बहुत ही कम या सुभेद है। इन जातियों, दुर्लभ जातियों के अंतर्गत वो आते हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है या सुभेद है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदली, यानी जो दुर्लभ जातियों के जो प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं बदली, तो यह संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं। यानी जो संकटग्रस्त जीव हैं उनकी श्रेणी में ये सारे के सारे जानवर आ जाएंगे। अगला है स्थानिक जातियां। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियां। यानी प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग जो विशेष क्षेत्रों में, तो क्षेत्र विशेष में जो अलग पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक, स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जो भी हमारे जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अंडमानी तील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर। अंडमानी तील मतलब अंडमान निकोबार में रहने वाला टील जो है, और निकोबार, अंडमान निकोबार में रहने वाला कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, यानी अंडमान निकोबार में रहने वाला जंगली सुअर इसके प्रमुख होते हैं। अगला है इसमें लुप्त जातियां। लुप्त मतलब जो खत्म हो चुकी हैं। यह जातियां जो इनके रहने के आवासों की खोज करने पर अनुपस्थिति पाएगी, यानी ये वह जातियां जहां पर ये रहते थे और इनको वहां जाकर खोजा गया तो ये वहां पर अनुपस्थित पाई गई, वहां ये नहीं मिली। इन उपजातियों में, इनकी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है वो प्रमुख है। ये लुप्त जातियों के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद आगे हैं मानव की विभिन्न गतिविधियों से हानि। जो ये हमारे कंडीशंस हुई हैं, दुर्लभ जाति, संकटग्रस्त जाति या सुभेद जातियों में जो जानवर पहुंचे हैं, इसमें मानव की गतिविधियों से जो हानि हुई है वो है। लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, ये भी जो भी आदि वस्तुएं हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों से प्राप्त होती हैं। लकड़ी है, छाल है, पत्ते, रबड़, ये सब हमें वनों से प्राप्त होती हैं। दवाई, भोजन, ईंधन, चारा, ये सब वन और वन्य जीवों से ही प्राप्त होती हैं। ये सारी की सारी चीजें, इन वस्तुओं को प्राप्त करने के मानव ने वनों का विनाश किया। ये प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं, जिससे कि क्या हुआ है, वनों की अत्यधिक हानि हुई। औपनिवेशिक शासन, जब अंग्रेजों का शासन काल था उस समय रेल की पटरियां बिछाई गई थी यहाँ पर, रेल लाइन। और कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, खनन क्रियाओं के कारण वनों में तेजी से विनाश हुआ था। यानी औपनिवेशिक शासन काल में रेल की पटरियां बिछाई गई, जिसके लिए स्लीपर्स चाहिए होते थे रेल की पटरी के लकड़ी के, और वो मजबूत लकड़ी चाहिए होती थी, तो उसके लिए तेजी से वनों की अंधाधुंध कटाई की गई थी। और दूसरा कृषि, यानी उस समय जो आदिवासी लोग थे पुराने समय में, वो झूम खेती करते थे। उस झूम खेती को करते समय क्या करते थे, वो जहाँ पर उन्हें खेती करनी होती थी वहाँ के सारे जंगल को जला देते थे। जलाने के बाद वहाँ वो खेती करते थे। दूसरा व्यवसाय को, यानी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी खेती को बढ़ावा दिया गया, जिससे कई हजार किलोमीटर जंगलों को समाप्त कर दिया गया। वाणिज्य, खनन, कहीं पर जंगलों में पता चला यहाँ अच्छी कोई भी खनिज है तो उसे खोदा गया जमीन को, उससे भी जंगलों का विनाश हुआ। इन क्रिया के कारण जो था जो जंगलों का तेजी से वनों का विनाश हुआ। वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1981 के बीच लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। 1951 से 1981 यानी अंग्रेजों के शासनकाल, औपनिवेशिक शासनकाल में 2600 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया, सारे वनों को काटकर। इससे ही वनों को विनाश हुआ। नदी घाटी परियोजनाओं के कारण मध्य प्रदेश में 40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जलमग्न हो गई। यानी कि जो भी हम बांध बनाते हैं, बांध बनाने के लिए नदी घाटी परियोजना होती है, तो उसके लिए कितनी 40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि थी वो पूरी जलमग्न हो गई थी। उपनिवेशिक काल में रेल लाइनों का विस्तार तीव्र गति से हुआ। जो हमारे अंग्रेजों के शासनकाल या उपनिवेशिक काल में जो रेलवे लाइन बिछी थी वो तीव्र गति से बिछी थी, जिसके कारण लकड़ी की आवश्यकता होती थी। तो लकड़ी वहाँ चाहिए सीधी, बिल्कुल एकदम सीधी लकड़ी चाहिए होती थी इनको बिछाने के लिए। तो स्लीपर्स के लिए रेल लाइन के जो स्लीपर्स होते थे उन्हें बिछाने के लिए तो सागवान की लकड़ी, इसके लिए संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्यिक दृष्टि से कुछ एकल प्रजाति के वृक्षों को लगाना प्रारंभ कर दिया। यानी क्या करा उन्होंने, जो मिक्सअप वन थे, क्षेत्र थे, उन्हें काटकर एक ही तरह के वन लगाए जो कि हमारे उस रेलवे लाइन को बिछाने में वो काम आ रहे थे। उदाहरण के लिए सागवान के वृक्ष इसके उदाहरण हैं। आगे संसाधनों का असमान वितरण, जो हमारे संसाधन है उनका असमान वितरण। वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का शिकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, जंगल की आग आदि के कारण जैव विविधता में कमी हुई है।
यानी कि जो संसाधनों का असमान वितरण है, वन्य जीवों के आवास का विनाश, जो संसाधन हम उपयोग कर रहे हैं उसके कारण जो वन्य जीव है जो हमारे जंगलों में निवास करते हैं, उनके जो निवास है वो जंगल है, तो उसको हम अपने उपयोग में लाते हैं, जिससे उनका आवास स्थान का नुकसान होता है। जंगली जानवरों का शिकार, जंगली जानवरों के शिकार से भी एक खाद्य श्रृंखला, जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो बिगड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण, जो हमारे आजकल औद्योगिकरण तीव्र गति से बढ़ा है, उसमें पर्यावरण प्रदूषण हुआ है, जिसके कारण ये जो हमारी जैव विविधता में कमी आई है। और जंगल की आग, अभी हाल ही में उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया में के जंगलों में आग लगी थी, जहाँ करोड़ों जो वन थे वो जलकर राख हो गए पूरे, और कई हजार लाखों करोड़ों ही वहाँ जानवर जलकर मर गए थे। पर्यावरण विनाश का प्रमुख कारण संसाधनों का असमान वितरण है। जो ये पर्यावरण विनाश का जो प्रमुख कारण है वो है संसाधनों का असमान वितरण, जो हमारे पास असमान वितरण है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। इस कारण से ये पर्यावरण का विनाश हो रहा है। भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों का आवास का विनाश, जंगली जानवरों के शिकार कारण जंगल की आग आदि जैव विविधता कमी हो रही है, ये तो बता दिया। अगर भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण, भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बाघ संरक्षण के लिए एक योजना बनाई गई, आरंभ की गई। सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित किए। यानी भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत ने अलग अलग तरह की योजना चलाई हैं। इसमें राष्ट्रीय उद्यान और ये पशु विहार अभ्यारण्य, जानवरों को रहने के लिए स्थान बनाए। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य यानी पशु विहार। बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी को रक्षा प्रदान की गई है इसमें। तो यानी इनके ये निवास स्थल हैं, जिन बाघ का, एक सींग वाले गैंडे का, काला हिरण का, मगरमच्छ का, घड़ियाल का, तेंदुए, इन सब के क्या है ये एक तरह से जो एक रहने के आवास स्थल है। संसाधनों के इसके अंतर्गत वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, हमारे देश में वन और वन्य जीव संसाधनों का प्रबंधन सरकार के अधीन कार्य कर रहा है। वन प्रबंधन को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया। जो वन प्रबंधन को किया गया पर के उससे पहले जो कुछ हमारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है उन्हें देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान वो जगह होती हैं जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता, और अभ्यारण्य या पशु विहार वो जगह होती हैं जहाँ पर हम कुछ समय के लिए जा सकते हैं और अपने कोई जानवर भी वहाँ जाकर चर सकता है। यानी कि देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, ये शेर के लिए एक रिजर्व है। गुजरात आपका यहाँ पर पड़ेगा, ये गुजरात, ये पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में सॉरी, गुजरात जो है पीला पीला, यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र आपका ये रहा, गुजरात के नीचे ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ये भारत के बिल्कुल मध्य में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा। तीसरा सिमीपली राष्ट्रीय उद्यान है, ओडिशा में है, ओडिशा आपका ये रहा यहाँ पर पूर्व दिशा में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में यहाँ पर है, ये येलो कलर का जो है ये गैंडे का राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ गैंडे का निवास स्थल माना जाता है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, यहाँ पर ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक महाराष्ट्र के नीचे ये नीचे। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर है। अभ्यारण्य के नाम, अब कुछ अभ्यारण्य, राजाजी अभ्यारण्य ये उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी दोनों। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान, ये पीले पिंक कलर का जो है येलो, ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। मानस अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य के बाद है मानस अभ्यारण्य असम, ये यहाँ पर। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद ये यहाँ पर ये रहा। पक्षी विहार का नाम भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान, भरतपुर पक्षी विहार है कि इसका ये कहाँ है, राजस्थान में। इसके आगे ये कुछ जो वन है वो उनमें से वन है, सबसे पहले है आरक्षित वन। 2 आरक्षित वन जैसे कि रिजर्व हैं, जैसे देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित करेंगे। देश में जितने भी वन है उसके आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित
वन किए गए हैं, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान बनाया जाता है। यानी इनमें हर कोई नहीं जा सकता अपने चारा लेने, ईंधन लेने, किसी प्रकार से कोई आवश्यकता पूरी करने के लिए इसमें हर कोई एंट्री नहीं कर सकता, यह आरक्षित है। यह मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र आदि में यह वन है। साथ ही साथ जो ये वन कहाँ है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र, इसमें ये आरक्षित वन है। दूसरे हैं रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश की कुल क्षेत्र का 1/3, यानी कुल देश में कुल जो वन है उनका 1/3 भाग, 1/3 भाग रक्षित वन के अंतर्गत आता है। कुल वन है उनका 1/3 रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। यह हरियाणा, पंजाब और हिमाचल क्षेत्र में मिलते हैं। ये सारे वन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व होता है। यानी इसमें समुदाय का, सरकार का और व्यक्तियों का भी, संस्था का भी स्वामित्व होता है। ये जो पूर्वोत्तर में ये वन पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में यह वन पाए जाते हैं। आगे समुदाय और वन संरक्षण। सरकार ने तो वनों का संरक्षण किया ही है, उसके साथ साथ समुदाय जो है व्यक्तियों ने भी अपने समुदाय बनाकर वनों का संरक्षण का बीड़ा उठाया है हमारे देश में। क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों ने संरक्षण किया है। सरिस्का बाघ रिजर्व, सरिस्का राजस्थान में जो बाघ रिजर्व है, वहाँ राजस्थान के गाँव के लोगों ने खनन कार्य वहाँ नहीं होने देते। खनन मतलब अवैध रूप से कोई मिट्टी उठाने जाता हो, कोई भी और कोई कार्य करता हो, वहाँ वो करने नहीं देते। अलवर में 5 गांवों ने मिलकर वहां वन भूमि को भैरव देवता सेंचुरी घोषित कर दिया, तो अपने कानून बनाए और शिकार बंद करवा दिया। ये समुदायों ने अपने आप बीड़ा उठाते हुए ये फैसले लिए हैं, वहाँ कोई शिकार नहीं कर सकता। अलवर में 5 गांवों ने एक साथ मिलकर यह निर्णय लिया था। और चिपको आंदोलन बड़ा फेमस है। उत्तराखंड, जिला चमोली, 1973 में वनों को काटने को उन्होंने रोक लगाई। तो वो जो इसके प्रमुख थे सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने यह बीड़ा उठाया था। उन्होंने इसमें ये लगाया था कि कोई भी अगर वन काटे तो उस वन से चिपक जाओ, यानी पहले आप हमें काटोगे तब बाद में पेड़ को काटोगे, कोई भी पेड़ काट रहा हो तो। इसलिए इसका नाम था चिपको आंदोलन। तो वनों से चिपको, पेड़ों से चिपक जाओ, तो इसलिए इस चिपकना था, तो इसका जो आंदोलन का नाम रखा उन्होंने चिपको आंदोलन इसमें रख दिया। 1973 में ये आंदोलन हुआ था, इसका काफी फायदा मिला था, पेड़ कटने से रुक गए थे। दूसरा है बीज बचाओ आंदोलन, टिहरी में, टिहरी गढ़वाल, इसमें रासायनिक उर्वरकों का विरोध इसके उदाहरण है। यानी रासायनिक बीज बचाओ आंदोलन टिहरी में रासायनिक उर्वरकों का विरोध, उन्होंने जो हम खेती में रासायनिक उर्वरकों का हम उपयोग कर रहे हैं उसका विरोध किया था इसमें। ये लेसन आपका यहीं समाप्त होता है। अगर आप किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है, और इसकी PDF फाइल भी एक डाली जाएगी और क्वेश्चन आंसर भी इसके आपको मिल जाएंगे आपके PDF के रूप में आपके ग्रुप पर। धन्यवाद।